बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़मर के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए और ये कहा गया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अहम इदारे PIA की मलकियत रूजवेल्ट होटल की बंदिश का फैसला किया गया है, उस हवाले से बात करेंगे, जबकि इस पर चेयरमैन नैब ने तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया गया। हमारी अहम शख्सियात, हुकूमती शख्सियत मोहित यूसुफ साहब की जानिब से, जो कि मुआविन ख़ुसूसी है, उन्होंने ये सबूत पेश किए कि भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन गुजरावाला जलसे के लिए पुरज़्म है। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आपका बड़ा मरगूब जुमला जो कि हमेशा हम अदा करते हैं वो आज भी हुआ। वज़ीर आज़म ने आज सिर्फ बरहमी का इजहार नहीं किया, सख्त बरहमी का इजहार किया। और सिर्फ वज़ीर आज़म ने नहीं, आज के काबीना इजलास का अहवाल ये बताता है कि वज़रा भी उस पर बरहमी का इजहार करते रहे, वज़ीर आज़म के सामने शिकायत करते रहे, एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाते रहे और महंगाई को कंट्रोल और हंगामी तौर पर कंट्रोल करने के लिए दुहाइयाँ देते रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये कैबिनेट इजलास के बाद एक वज़ीर मौसूफ से मैंने ये पूछा, मैंने कहा इस किस्म की ख़बरें चल रही हैं तो क्या सूरत हाल है। उन्होंने मुझे बताया कि जो इस वक्त जो महंगाई है और महंगाई की वजह से वो वज़रा कैबिनेट में, वो वज़रा जो अवाम के वोट लेके आए हैं, जो मुंतखब हो के आए हैं, जिसमें पिंडी के भी एक वज़ीर हैं हुकूमती इत्तेहादी, उनके समेत उनका लगा महसूस हुआ है कि ऐसे लगा है कि जैसे वो वज़रा जो हैं महंगाई का प्रेशर महसूस कर रहे हैं और आवाम की मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। और उन वज़रा ने ये कहा कि अगर हम महंगाई कंट्रोल ना कर सके तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। बल्कि शेख रशीद के हवाले से तो ये भी बताया गया कि उन्होंने कहा है कि जी आटा अभी महंगा होता जा रहा है, अभी और महंगा हो जाएगा, और अगर इस सूरत हाल को हमने ना रोका तो फिर अपोजिशन के जलसे हों या ना हो, हुकूमत खुद, आवाम खुद सड़कों पे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी जो है बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वज़रा जो हैं वो वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि महंगाई कैसे कंट्रोल की जाए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का वो सारा बयानिया कि 22 साल की जद्दोजहद के बाद मैं इक़्तिदार में आया, 22 साल मैंने जद्दोजहद की, और उस 22 साल में उनको कुछ पता नहीं था। उनको ये नहीं पता कि महंगाई पर कंट्रोल किस तरह किया जाए। आए रोज़ महंगाई हो रही है, लोग इतने परेशान हैं नकी साहब कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गरीब आदमी जो है उसकी मुश्किलात जो हैं वो नाकाबिले बयां होती जा रही हैं। तो आज कैबिनेट में ये बातें की गई हैं, लेकिन अफसोस ये हुआ कि कैबिनेट की तरफ से कोई ऐसा फार्मूला अभी तक वाज़े नहीं हुआ। जो वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया। उन्होंने कहा जी महंगाई है, परेशानी है। देखें, बात ये हुकूमत का काम होता है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को प्राइवेट जो है टास्क फोर्स जो है वो टाइगर फोर्स बना के और उनसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या ये जो जिलाई इंतज़ामिया के अफसरान हैं, ये जो अवाम के, मेरे और आपके टैक्सों से करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते हैं और इन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर क्या इनकी ज़रूरत नहीं है? क्या हुकूमती ढांचा जो सरकारी सतह पर बनाया गया है उसकी ज़रूरत नहीं है? अगर मामलात जो है वो टाइगर फोर्स ने चलाने हैं, महंगाई टाइगर फोर्स ने रोकनी है, तो फिर इन अफसरान की क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जिसने ख़ुद अपने ऊपर अदम एतमाद किया हुआ है कि अपने सरकारी अफसरान से काम लेने की बजाय वो ये कहा जा रहा है कि जी टाइगर फोर्स आएगी, और इस पे ताजरों को बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी आज कई ताजरों से बात हुई जो ताजर तंजीमों के लीडर्स भी हैं। उन्होंने कहा जी बात ये है कि आप कहीं परचून वाले को जाके डंडे मार के और टाइगर फोर्स ये कहे ये महंगाई हो रही है या चलान कराए जाएँ मजिस्ट्रेटों से, उनका तो कोई कसूर नहीं। कसूर तो वो है जो पीछे माफिया बैठा हुआ है। जो माफिया वो महंगा माल ख़रीद के लाते हैं, आगे महंगा बेचते हैं। आप यकीन करें कि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे आज साहिवाल से एक साहब ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ अदरक जो है वो 700 और 800 रुपये किलो बिक रही है। और वो कहता है कि मैं बेशुमार जगह पे फ़ोन करके कह चुका हूँ कि जी महंगाई है,
कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा। सूबों में जो है वो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं किसी और इशू पे लगी हुई हैं, कोई इंतज़ामिया कोई और काम कर रही है और लोग जो हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। कैबिनेट में इस बात का ज़ेर बहस आना मैं समझता हूँ, और वज़रा की तरफ से, और कैबिनेट में वो वज़रा यकीनन जो वोट लेके आए हैं वो वज़रा उन वज़रा ने मतलब बात की है क्योंकि अवाम की परेशानियों को महसूस करते हैं। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन अब इस पे फैसला होना चाहिए। यानी वज़रा जो है वो हीट महसूस कर रहे हैं। मुराद सईद साहब ने आज उमर अयूब साहब पर और नदीम बाबर पर तनकीद की है क्योंकि आगे जो है एक तो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और आगे जो है अगले दो महीने में जो है बहुत शदीद गैस का बहरान आने वाला है। इस बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि दिसंबर में ये बहरान होगा इसका, तो उससे अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुराद सईद साहब वैसे मुराद सईद साहब अपोजिशन को बहुत टफ टाइम देते हैं, लेकिन उनकी अपनी मवासलात की मिनिस्ट्री में जो तबाहकुन करप्शन हो रही है इस पर आइंदा रोज़ हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे और वो सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि कितनी जैली डिग्रियों पर, जैली एक्सपीरियंस पर लोग वहाँ भर्ती हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर लोग भर्ती हुए हैं और उनको कितनी अहम पोस्टें दे दी गई हैं और वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हैं और वेरिएशन के नाम पर वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी हम आइंदा किसी प्रोग्राम में जो है ये सारी डिटेल से बताएंगे कि नेशनल हाईवे जो मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री है उसमें कितनी करप्शन हो रही है और किस तरह लूट मार की जा रही है जी। तो वो अपोजिशन को टफ टाइम देती हैं। आज उन्होंने अपने दो साथी वज़रा को भी टफ टाइम दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके अपने यहाँ क्या हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ आज खुलकर कैबिनेट में बात हुई है और इसको रोकने के लिए कोई फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया सिवाय ये एक टाइगर फोर्स के। नहीं, लेकिन फार्मूले के हवाले से आज वज़ीर आज़म और वज़रा को यकीन दिलाते रहे हैं कि जो एक्शन प्लान है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। तो वो जो जिस फार्मूले का आप जिक्र कर रहे हैं इसका मतलब है कोई एक्शन प्लान जो है वो वजूद रखता है, उस पर अमल दरामद की बात होगी ना। कोई फार्मूला तो है लेकिन सिर्फ अमल दरामद नहीं हो रहा। आज ये कैबिनेट में बाकायदा वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा, तो फार्मूला तो एग्जिस्ट करता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हुक्मरानी का अपना अपना अंदाज़ होता है, ठीक है। हुक्मरानी करने का भी एक फ़न है कि आप हुक्मरानी कैसे करते हैं। मैं आपको एक वाक़या याद कराऊँ कि पंजाब में मुस्तफ़ा खर जो है वो गवर्नर थे और वहाँ पुलिस ने हड़ताल की धमकी दे दी थी। तो मुस्तफ़ा खर ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर ये हड़ताल करें तो पीपल्स पार्टी के कारकुन फ़ौरन थाने पुलिस स्टेशन संभाल लें और वर्दियाँ पहन लें और जिसकी मैट्रिक तालीम है वो इस लेवल पे होगा, जिसकी FA है वो इस लेवल पे होगा। तो उस खौफ से पुलिस ने हड़ताल छोड़ दी, हड़ताल नहीं की। बात ये कहने की है कि इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत ने करने होते हैं। हुकूमत ने अपने इंतज़ामी अमूर जो हैं, इंतज़ामी अफसरान जो हैं, जो ज़िलाई इंतज़ामी अफसरान हैं, उनसे पूछना है कि ये ज़िला में महंगाई क्यों हो रही है। देखें, ये क्या जुल्म है कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, एक दुकान पर एक रेट है, दूसरे पर दूसरा रेट है, तीसरे पर तीसरा रेट है, 3 मुख्तलिफ रेट एक ही मार्केट में है। क्या इसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम नहीं है? वज़रा ने आज बहुत अच्छी बातें की। एक दो वज़रा ने खुद अपने बारे में उन्होंने मुझे बताया कि हमने महंगाई पर ये बात की। मैं समझता हूँ ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इनका ज़मीन पर असर नज़र नहीं आ रहा, इनका नीचे असर नज़र नहीं आ रहा। जो बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग आटे की वजह से परेशान है। एक दिन आप आटा लेने जाएं और रेट है, अगले दिन जाएं और रेट है। इसी तरह चीनी में एक दिन और रेट है, आज ली आपने और रेट होगा, कल आप जाएंगे और रेट होगा। अंडे जो हैं महंगे हो गए हैं, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि साहिवाल से मुझे एक साहब ने फ़ोन करके कहा जी अदरक 700 रुपये किलो साहिवाल में हो गई है। जी बिल्कुल तो ऐसा है। टमाटर की कीमतें आसमान पे, बाकी दीगर रोजाना की बुनियाद ये सर जंगी बुनियादों पर महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जंगी बुनियादों पर ये काम करने की ज़रूरत है। ज़िलाई अफसरान के फार्मूले की आप बात करें, जो गवर्नमेंट ने प्राइस दी हुई है वो उसको जाके मेंटेन करेंगे ना। जो प्राइस गवर्नमेंट दी है वही चीजें महंगी है ना। इधर जो कीमतें तय हो रही हैं वो बजाते खुद इस हद तक है कि आम आदमी की पहुंच से दूर है, उसको कौन मैनेज करेगा? उस पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम माफिया को कंट्रोल करने की बार बार बात करते हैं, तो इस पर भी मेरे ख्याल में चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि उसको कैसे देखेंगे। लेकिन इसका मैं जवाब लेता हूँ आपसे। यहाँ पे वक्त हुआ है नाजरीन एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे महंगाई का मामला भी है और इसके अलावा जो रूजवेल्ट होटल की बंदिश का मामला सामने है उसमें क्या कुछ है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। हमने गुफ्तगू की है महंगाई पर और फिर जो रूजवेल्ट होटल की बंदिश का मामला है न्यूयॉर्क में। सजाद तरीन साहब, मैंने ब्रेक से पहले ये सवाल छोड़ा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब देखते हैं महंगाई कैसे कंट्रोल नहीं होती और देखते हैं कि माफिया क्या करता है। मुझे तो इस बयान की समझ नहीं आई। और माफिया की बात कर रहे हैं, ये तो नेशनल लेवल पर दाखिली सतह पर यह सूरत हाल है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और माफिया उसको कंट्रोल कर रहा है और हुकूमत बेबस है। रूजवेल्ट होटल जो है वो बंद कर दिया गया, उसकी बंदिश के अहकाम जारी कर दिए गए। नैब कहता है हम तहकीकात करेंगे। उस लेवल पर फिर कैसे ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? मैं आपको अर्ज करूं कि ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान है और नया पाकिस्तान में इस हुकूमत ने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहता कि माफिया क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक्शन करता है। वो इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म है, अवाम ने उनको वोट दिए हैं और अवाम उनसे उम्मीद चाहते हैं कि उनके अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मुश्किलात कम हों। वो ये नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर ये कह के देखते हैं कि जी माफिया क्या करता है। सर, माफिया पे हाथ डालना है और एक्शन करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ऐसे लगता है कि जैसे ये हुकूमत मुख्तलिफ माफिया के सामने बेबस है, चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो। बड़ी रिपोर्ट्स, बड़ी कमीशन, क्या हुआ? जहांगीर तरीन चले गए, बेटे को ले गए। रूजवेल्ट की जो आपने बात की, हमारे कौमी असासे हैं कुछ, इन पर लोगों की बहुत नज़रें हैं। जिस तरह स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल, और ये होटल, इस पर बहुत लोगों की नज़रें हैं और बहुत सारे लोग इसको चक्कर में हैं हथेलने के। और हर हुकूमत में ऐसा होता है कि इसका जिक्र आता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। और इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि जो लोग चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस होटल को अपना बनाना, शायद वो नहीं बना पाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम की दौलत से, पाकिस्तानी कौम के सरमाए से ये ख़रीदा गया है, ये बनाया गया है। ये होटल पाकिस्तान हुकूमत को ख़ुद चलाना चाहिए, इसमें ख़ुद बेहतरी लानी चाहिए, बजाय इसके कि इसको बंद कर दिया जाए। वो ऐसी जगह पर है कि मैं समझता हूँ कि जहाँ होटलिंग का कारोबार कभी नाकाम नहीं हो सकता। फिर ये क्यों नाकाम है? हमारा बड़ा अलमिया है, हमारी स्टील मिल नाकाम है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं वो स्टील के बेताज बादशाह हैं पाकिस्तान में, दुनिया में उनको लोग जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी मिलें चलती रही हैं और ये जो है स्टील मिल हमारी जो है वो नुकसान में चली गई। तो इसी तरह रूजवेल्ट होटल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह बंद नहीं करना चाहिए। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस होटल को चलाना चाहिए, मेरिट पे चलाना चाहिए। और ये तो वो तो शिबली फराज साहब ने आज बाकायदा गुफ्तगू सवाल के यही सवाल हुआ उनसे, तो वो तो कहते हैं कि जनाब ये तो कुदरती अमर था, कुदरती तौर पर इसको बंद करना पड़ा क्योंकि ये हमें नुकसान में जा रहा था। ये सर, आप ये कुदरती अमल का कह के कल को पीएए को भी बंद कर देंगे क्या? कुदरती अमल को कह के फिर आप रेलवे को भी बंद कर देंगे क्या? आप फिर स्टील मिल को भी बंद कर देंगे? सही कि ये सारे इदारे जो हैं फिर आप इनको बंद करते जाएंगे? अच्छा, आप इदारे तो ज़ाहिर है इनको तो मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। ये कौमी सलामती का मामला वो भी ज़ाहिर है हुकूमत के हवाले से है। उसमें एक अच्छी पेशरफ्त जो है सामने आई है कि वो आपको पता है मोमिन खसूसी हैं कौमी सलामती के हवाले से। यूसुफ साहब आज भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सबूत पेश किए हैं APS हमले के हवाले से भी, दीगर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दी हुई है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि उसमें भारत मुलविस रहा है और बड़ा उन्होंने बोल्ड होकर गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ उनका बड़ा दबंग अंदाज था, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया और पाकिस्तान की वकालत बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने की है। देखें, बात यह है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और वो हमारे ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें करता है। और जो सबूत उन्होंने दिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुनिया के सामने जो मोदी का असल चेहरा है उसको बेनकाब किया है। अच्छा, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, मारूफ तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने का। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज मोहम्मद यूसुफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी से जो गुफ्तगू की, उसकी खबर सामने आई है, यकीनन आपकी नज़रों से गुजरी है। बड़े उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि जो मुख्तलिफ वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है और उसमें भारत के मुलव्विस होने की बात की है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, इस वक्त इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए तो बेहतर इम्पैक्ट है, लेकिन हमें अभी कुछ इक़दाम उसके बाद फॉलो अप के तौर के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम उठाएं। सर फहरिस्त तो ये है कि जो बातें मोहम्मद यूसुफ साहब ने कही हैं उसके जो डॉजियर है वो हमें हिंदुस्तान तक ना सिर्फ भेजना चाहिए, लेकिन उनसे इन तमाम मामलों के ऊपर जो है आगाही भी हासिल करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डॉजियर्स भेजे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भेजी, ये बात आया करने के लिए कि जो कह रहे हैं सब्सटेंशियल यानी कि कुछ शवायद के ऊपर मबनी है। इस वक्त पाकिस्तान को ये तमाम तर शवायद न सिर्फ हिंदुस्तान के को भेजने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी दुनिया और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इसको उठाना जरूरी है कि कोई मुल्क इस वक्त बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस।
डॉक्टर मारिया, ये जो बातें की हैं, ये बातें करने की बजाय ये जो आपने डोजियर की बात की, ये अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर क्यों नहीं भेजा गया जो हमारे लिए ज़्यादा मौसर होता बजाय इंडिया की मीडिया पे बातें करने से? चले ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि इंडिया की मीडिया पे बातें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका मसला इस वक्त ये है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, और जाहिर है जब भी कोई मुल्क आपके मुल्क पर रियासती दहशतगर्दी करेगा तो आपको यकीनी तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस बात को न सिर्फ उठाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट कमेटीज है, काबिल खसूस दहशतगर्दी की जो कमेटीज है, उसके अंदर भी इस मामले को लेकर जाना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा हिंदुस्तान मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कन्वेंशन और ट्रीटीज का हिस्सेदार है, उसके मुताबिक भी आपको उनको इन तमाम चीज़ों के लिए जवाबदेह करना ज़रूरी है। तो जब तक आप ये काम नहीं करते तब तक उससे वो असर नहीं पैदा हो सकता जो आप चाहते हैं। क्या डॉक्टर मारिया, क्या इस इशू को OIC में भी लेके जाएं, वहाँ भी कोई हमारी हेल्प हो सकती है? देखिए, हर जगह भी हेल्प हो सकती है, लेकिन जाहिर है जब तक आप अपने तमाम शवाहिद और अपने तमाम जो बातें हैं एक वाज़ेह तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से दुनिया को आगाह नहीं करेंगे, तो आप ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो महज आपके बयानों की बुनियाद के ऊपर आपकी जो है हमायत करें। आपको अपने शवाहिद, आपको तमाम तर चीज़ें वाज़ेह करनी होंगी, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी मीडिया से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया को ये बात वाज़ेह करनी चाहिए थी। इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, जिसमें वो तमाम शवाहिद जो हिंदुस्तानी मीडिया को दिए गए हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी रखने चाहिए, और पाकिस्तानी मीडिया को हिंदुस्तानी मीडिया से ये बात पूछनी चाहिए कि किस बुनियाद के ऊपर उनसे बेहतर सलूक जो है हम तवक्को कर सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान ये रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अच्छा, इसी में रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान में मुलव्वस है, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इसके साथ साथ कश्मीर का मामला वो तो आया है सब पर, मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा में भी उस पर बात की गई है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी गुफ्तगू की गई है, उस पर भी हमें खामोशी दिखाई देती है। आज उस पर भी खुल के बात की गई है। देखिए, खुलकर बात तो करनी जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तकरीबन 433 दिन से जायद हो गए हैं जो अभी तक कश्मीर का मामला तूं का तूं खड़ा है। जो जिस किस्म की कार्रवाई इस वक्त कश्मीर में देखी जा रही है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इसके अलावा ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 या 35A को खत्म किया है, हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपने अंदर जम करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 को इस्तेमाल किया है। यानी कि उन्होंने जिस तरह सिक्किम को अपने अंदर जम किया 1972 में, इसी तरह की सूरत हाल उन्होंने कश्मीर में की है, जो डॉक्टर मारिया एक नाकाबिले कबूल है। डॉक्टर मारिया, उन्होंने 2 आर्टिकल खत्म करके कश्मीर को जम कर दिया, हमने तो नक्शा जारी कर दिया और हमने भी कश्मीर को अपना बना लिया। देखिए, कश्मीर तो हमारा था, हमने तो 1947 में जिस प्रिंसिपल के तहत हिंदुस्तान में तकसीम हिंद रखा, उस वक्त से आपने ये कहा कि मुस्लिम इलाके जो है पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू इलाके जो हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे। हमने तो तकसीम हिंद की नफी नहीं की, और ना ही हमने तकसीम हिंद का जो प्रिंसिपल है उसकी खिलाफ वर्जी की। उसके मुताबिक ये कहा गया था कि 3 बुनियादों के ऊपर रियासतों ने किसी की तरफ इलाक करना था। पहली बात तो ये थी कि उनकी इज्तिमाई जो अक्सरियत है वो क्या है, मुस्लिम है या हिंदू है। दूसरी बात ये कि वहाँ के जो हुकूमत की जो रियासत के जो इंचार्ज है, यानी कि आप कह सकते हैं महाराजा हैं या जो भी है, वो किस बात का फैसला करते हैं। उसके बाद आवाम की राय क्या है। आपने तो आवाम की राय का मौका ही नहीं दिया हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान ने 1948 में जिस तरह आपके ऊपर जंग की कश्मीर में, और जिस तरह 1947 के अंदर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के फौरन बाद कश्मीर अपराइजिंग के बाद हिंदुस्तानी वहाँ फौज भेजती, वो मौका ही नहीं आया। यही वजह है कि आर्टिकल 370 और 35A हिंदुस्तान को अख्तियार करना पड़ा कश्मीर के साथ अपने रवाबत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर साहब ये हुआ बिल्कुल, ये एक रिसेंट हिस्ट्री भी है। सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को भी जैसे आज इंटरव्यू में गुफ्तगू की, सिर्फ मीडिया पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बात से मेरे ख्याल में मामला हल नहीं होगा, प्रैक्टिकली मुख्तलिफ कमेटीज़ के पास जाना चाहिए जो मौसर हो सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर के मामले को तो हम लेकर गए हैं उन मौसर कमेटीज़ के पास, लेकिन उसके बावजूद भी मामला आगे नहीं बढ़ सके, तो आप आइंदा के लिए क्या तवक्को कर सकते हैं? देखिए, बात यह कि आप समझते हैं कि 72 साल या 70 साल की जो आपकी जंग है वो आपकी सिर्फ एक दफ़ा मसले को लेके जाने से हल होगी। आपको इन तमाम कमेटीज के बाद एक बाज़ाब्ता हिकमत अमली के जरिए हिंदुस्तान पे आप सैंक्शन लगवा सकते हैं। EU में आपने कितनी करारदादें हैं जो EU में जारी की, आपने US की कांग्रेस के अंदर आप कितनी दफा लेके गए हैं जो कश्मीर के मामला, इसके ऊपर आपको बाज़ाब्ता और मुतवातर काम करना हो। अगर आप एक गैर रवायती तरीकाकार अख्तियार करना चाहते हैं, रवायती तरीकाकार अख्तियार करते हैं तो जाहिर है जंग की सूरत हाल बनती है।
अगर आप वो नहीं इख्तियार करना चाहते और आप तहरीरी तौर के ऊपर कश्मीर की जद्दोजहद को वो जो है तक़वियत देना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर आपको ये मुसलसल काम करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो है यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा में एक बयान या आपके प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ एक बयान की बुनियाद के ऊपर आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसी सतह पर जो दाइश की फंडिंग का मामला था वो यकीनन आपके सामने आया होगा। अमेरिकन अखबार में ये बात सामने आई है और उनकी जानिब से कहा गया है और उनको इंडिया फंड कर रहा है, उसके 42 बैंक उसमें इन्वॉल्व हैं। ये बड़ी स्टोरी पिछले दिनों गर्दिश करती रही। पाकिस्तान ने यह मुतालबा कर रहा है कि फैटफ जो है वो उस पर पाबंदियां आयद करे इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं। देखिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फैटफ का मसला यही है कि फैटफ एक बैनुल-अक़वामी ट्रीटी है और उस ट्रीटी के अंदर सिर्फ वही मुल्क उन्हीं मुल्कों के ऊपर वो लागू हो सकती है जो उसके सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन किया हुआ है। हमारा मसला ये है कि हम 4 से ज़्यादा वफादार हैं, हम बहुत सारी जो है ऐसे तहरीरी काम कर लेते हैं जिनकी हमें उस वक्त की ज़रूरत नहीं होती और फिर जब हम उसमें फंस जाते हैं फिर हम कहते हैं कि शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ने फैटफ का फुल मेंबर हो तब तो उनके ऊपर ये इतलाक होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो फुल मेंबर नहीं है और ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। और अगर आप फैटफ की तरफ नहीं जाते तो बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के मुताबिक जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है 1373 उसको भी आप मौसर तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि वो चैप्टर 7 यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की उस रेजोल्यूशन को इन्वोक करती है जिसके तहत हिंदुस्तान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां और ऐलान जंग किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है ये तमाम चीजें फिर आपको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जानी होंगी और 1373 की कमेटी में लेके जानी होगी जिसके तहत आप ये तमाम चीजें वाज़ेह करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि मुल्क की जो दाखिली सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी। लेकिन सजाद तरीन साहब, इस वक्त जब हम देखते हैं कि दाखिली सियासी सूरत हाल, अपोजिशन बड़ी सरगर्म है, गुजरावाला का वो जलसा करने वाले हैं और वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हुकूमत कंटेनर लगाकर जलसे को बंद करना चाहती है। आपके इल्म में होगा कुछ दिन पहले हमने ये गुफ्तगू की है कि हुकूमत ने तो कहा है अपोजिशन को खुलेआम जलसे करने की इजाज़त है। तो इस नौयत के जो इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के लिए हम कंटेनर्स लगा रहे हैं ताकि जलसा ठीक हो। अपोजिशन इल्ज़ाम आयद कर रही है, हुकूमत जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अब जब ये कंटेनर लगाएंगे और लोगों को नहीं आने देंगे, उसके बाद जो हुकूमती वज़ीर हैं और मुशीर हैं फिर उनकी आप गुफ्तगू सुनिएगा, फिर वो किस तरह नाकामी के ढोल बजाएंगे इस जलसे के। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं ज़ाती तौर पर गुजरांवाले में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को जानता हूं और उनसे मेरी ख़ुद बात हुई। इस प्रोग्राम में आने से पहले बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको बहुत टीवी चैनल्स ने भी दिखाया, कुछ लोगों को तो उनकी वीडियोस दिखाई हैं गिरफ़्तारी पे लेके जाते हुए उनके डेरों को, और जिस जगह वो मीटिंग कर रहे थे उस जगह पे ताले लगाए दिए गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जलसा करें तो फिर करने दें, फिर उनकी गिरफ़्तारी, इसी तरह नून लीग के लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपने लिए मुश्किलात ख़ुद ही पैदा कर रही है। एक हुकूमत का फ़ैसला होता है, एक नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी फिर ऐसे हालात पैदा कर देती है कि जो तहरीकें चलती हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बहुत सारी तहरीकें जो चली शुरू में तो उनमें जान नहीं होती थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे और इंतज़ामिया के ऐसे ऐसे इक़दामात जिनसे उन तहरीक में जान पड़ जाती है और वो फिर तहरीकें जो हैं वो सब कुछ ले डूबती हैं, जमहूरियत भी चली जाती है। कहना चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपोजिशन के साथ है? अपोजिशन के साथ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा रियासत के साथ होती है, लेकिन रियासी इक़दामात जो हैं वो अगर ये कहा जाता है कि लोगों को यहाँ रोका जाए तो वो कहेंगे रोका जाए, तो उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू की हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि लोगों को यहाँ सेव नहीं कम आने देना है तो वो कहेंगे कि वो रास्ते बंद कर दिए जाएँ। वो फिर ऐसे ऐसे इक़दामात करते हैं। तो अगर रिएक्शन में फिर उनको कहा जाए कि ये जुलूस आ रहा है, जलसा हो रहा है, इसमें लाठी चार्ज करें, तो वो ऐसा माहौल बना देंगे कि जिसमें आंसू गैस शुरू हो जाएंगे। और वो पाकिस्तान में बेशुमार तारीखें ऐसी हुई हैं जो ब्यूरोक्रेसी के इसी तरह के इक़दामात की वजह से उनमें जान पड़ी है और वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन की तहरीक है, इसमें अपोजिशन के साथ कोई मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उस तरह थे जैसे इंतखाबात के नताइज आए। उसके बाद जो 2 साल में हमारी मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है और ख़ास तौर पर उनकी जो माशी पॉलिसी रही है और जिस तरह लोग मुश्किलात का शिकार हुए, उसके बाद अपोजिशन के लिए हालात बहुत हमवार कर दिए गए हैं।
और आप यकीन माने, मैंने बहुत सारे अपोजिशन के लीडरों से बात हुई, मेरी मुस्लिम लीग नून के लीडरों से बात हुई, मेरी पीपल्स पार्टी ANP के लोगों से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हमारी लीडरशिप बाहर ना निकले, JUI के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर लीडरशिप बाहर ना निकली तो लोग, इस बात का ख़तरा पैदा हो गया कि लोग खुद ना निकल आएँ बाहर, और लीडरलेस जो तहरीक होती है वो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यानी पॉलिटिकल पार्टियाँ, अपोजिशन की पार्टियाँ भी एक तरह से मजबूर हो गई हैं लीड करने के लिए। वो ये देख रही हैं कि अगर हमने लीड ना किया तो कोई और लीड करने के लिए ना आ जाए। तो ये अब तहरीक जो है, ये मैं समझता हूँ कि मैंने अपने कई प्रोग्रामों में, आपको याद है, ये कहा है कि ये अपोजिशन हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना ये हुकूमत आइनी तौर पर कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ना अदम एतमाद आ सकता है, लेकिन इस हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी है वो इसको घर जाने का सबब बन जाएंगी। वो जरा करते रहे कैबिनेट में। इस हुकूमत की अपनी पॉलिसी और ख़ासतौर पर मुआशी पॉलिसी और महंगाई का तूफ़ान जो है, इस हुकूमत को घर जाने के रास्ते बनाएगा। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि मुआशी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत है। शेख रशीद साहब दुनिया ज़माने की बातें करते हैं। आज मुझे बेशुमार लोगों के फ़ोन आए कि जी आप अपने प्रोग्राम में ज़रा शेख रशीद साहब से ये पूछ लें या उनको ये मैसेज दे दें कि वो ये बताएं कि जिस आदमी की 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो इन हालात में कैसे गुजारा करें, जहाँ आम मामूली से मामूली सब्ज़ी भी है वो 100-150 रुपये किलो हो गई है, आम सब्ज़ी जो है, ठीक है। बैंगन भी इतने महंगे हो गए हैं। मुझे एक खातून ने फ़ोन करके ये कहा कि आपने नाम लेके ये बताना है कि बैंगन जो हैं, बैंगन भी अब 150 रुपये किलो से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं, जब सब्जियां भी गरीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगी, आटा उसको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वो रिएक्शन सामने आएगा। लेकिन ये जो अपोजिशन इस वक्त कर चुकी है, क्या ये जो ग्रीवेंसेस हैं आवाम की और ये हुकूमत के खिलाफ ये नाराज़गी महंगाई की वजह से जो लावा उनके अंदर बन चुका है, क्या इसको सियासी तौर पर वो अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगी? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे हक पे इस्तेमाल करना या ना करना, इसका फ़ैसला तो हालात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जब उन्होंने ये देखा कि लोग तैयार हैं बाहर निकलने के लिए, उन्होंने जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया। मैं पहले अपने एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पहले जलसे जुलूस करेंगे, अवाम को चार्ज करेंगे, अवाम का देखेंगे दर्जा हरारत कितना बढ़ रहा है, उसके बाद इस ट्रैक पे चले जाएंगे। और आप देखिएगा कि जब ये इस ट्रैक पे गए, ये इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और ये मुश्किलात अपोजिशन नहीं पैदा कर रही, इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ पैदा कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने IMF के फ्रेमवर्क में जो मुआशी पॉलिसी दी है, उससे आम आदमी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जी वो चोर और डाकू थे और उनकी वजह से मुआशी हालत हुई। 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, अब तो 2.5 साल हो गए हैं। इन 2.5 सालों में आपने क्या किया है, आप मुझे बताएं। आपने कहा जी चीनी महंगी होगी, माफिया को नहीं छोड़ेंगे, क्या हुआ? आटा महंगा हो रहा है, और आज तो कैबिनेट में शेख रशीद ने कहा कि जी दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एक तरफ आटा महंगा हो जाएगा, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि गैस की लोड शेडिंग होगी। आप बताएं कि शदीद बहरान होगा गैस का। ऐसी सूरत हाल में अवाम के पास क्या रह जाएगा कि वो सिवाय सड़कों पे आने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा है? अवाम के पास यही है, काबीना में वज़रा एक दूसरे पे तल्ख कलामियाँ करते रहेंगे, जो आज हुई। मुराद सईद साहब कह रहे थे उमर अयूब साहब को, नदीम बाबर साहब को, फैसल बॉर्डर साहब, शिबली फराज साहब पर बरस पड़े। तो फिर ये सूरत हाल काबीना के अंदर शुरू हो गई है, तो जाहिर है वो फिर फैलेगी, तो फिर दूर तलक जाएगी बात। तो लेकिन अपोजिशन का जो मैंने आपसे सवाल किया कि अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगी, मरियम औरंगजेब साहब का आज बयान आपके सामने है। वो शहजाद अकबर के हवाले से भी बात कर रही हैं, और फिर वो ये भी कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि शहबाज शरीफ को कैद किया गया तो वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए, उनके वाशरूम्स में कैमरे लगा दिए गए, वो हमने उतारे। नवाज शरीफ के साथ यही कुछ किया गया, और गुजरांवाला जलसे को कोई नहीं रोक सकता। उसमें कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही कि महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से कोई मुतालबा हो, या उस पर कोई एंगर दिखाई दे रही है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब को अब ये तवक्को करनी चाहिए कि भाई जेल में उनको कोई फूल पेश किए जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका जो मफाहमत का फार्मूला था वो उनके साथ जेल चला गया है, और अब मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो चल रहा है और मुस्लिम लीग वाले मान रहे हैं। बल्कि प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो ये यहाँ तक कह दिया है कि जो कमज़ोर दिल लोग हैं वो चले जाएँ, वो उठ के चले जाएं, जो मेरे बयानिए के साथ नहीं चल सकते। तो उसका अब कुछ ना कुछ जो वज़न है वो शहबाज शरीफ पर तो आएगा, और शहबाज शरीफ को वो भुगतना पड़ेगा। अब ये बात कहना कि जी हमें जो है जेल में जो कुर्सी ऐसी दी गई है, या हमें ये कहा गया है खाना नीचे रख के दिया जाता है, ज़मीन पर रख दिया जाता है, या मैं नमाज़ पढ़ने में मुश्किलात हुई, ये सारी चीज़ें अब उनको फेस करनी पड़ेंगी,
क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो फिर बहुत सख्त बयानिया है, उसकी कुछ फिर कीमत शहबाज शरीफ को अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं है, आपने जो बात की ये बात ठीक है कि अभी तक अपोजिशन जो है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपोजिशन ने मुतबादल मुआशी निज़ाम कोई नहीं पेश किया कि क्या इस महंगाई, इस गुर्बत, इस बेरोज़गारी और मेहनत कशों की जो मुश्किलात हैं, इस वक्त जो हमारा मेहनत कश है, हमारा किसान, हमारा मज़दूर जिस मुश्किलात का शिकार है, उस मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए कौन सा फार्मूला है, कौन सा ऐसा मुआशी फार्मूला है कि अगर उनको इक़्तिदार दे दिया जाए या वो इक़्तिदार में आ जाएँ तो वो ये जो मसाइल हैं ये कम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ IMF का एक फ्रेमवर्क है, उसमें सारी पार्टियाँ यही करती हैं और माजी में भी यही जो लोग आज वज़ीर ख़ज़ाना है, मुशीर ख़ज़ाना, ये माजी में भी रहे हैं, माजी की हुकूमतों के साथ भी रहे हैं, लेकिन हालात उस वक्त ऐसे नहीं थे, इतने सख्त नहीं थे जितने अब हो गए हैं। इसीलिए लोग जो हैं अब उनको याद करना शुरू हो गए हैं। नहीं, उसमें तो ये रहा ना, अब जो आप हवाला दे रहे हैं, बार बार मौजूदा हुकूमत भी हवाला देती है, अब वो चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बारी बारी हुकूमत करती रही हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था किसान दोस्त है, और मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता था कि ताजर दोस्त है। चलें, किसी न किसी तबके की दोस्ती में कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर होते थे, उनको रिलीफ मिलता था और मुल्क का पहिया चलता था। एक तबका अगर कहीं पिसता था, दूसरा तबका जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होता था। वैसे तो दोनों दौरे हुकूमत में किसान तबका जो है वो हमेशा हमें सरापा एहतजाज ही दिखाई दिया, इसके बावजूद के पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि किसान दोस्त है। लेकिन इस हुकूमत में तो हालात जो है वो इस नैज पर हैं कि ना तो ताजर खुश हैं, ना किसान खुश हैं, ना नौजवान जो हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं वो खुश हैं, और ना आम आदमी खुश है, ना मजदूर खुश है। तो कोई तबका इस सूरत हाल में जो है वो खुश नहीं है, किसी की भी दोस्त नहीं दिखाई दे रही है पार्टी, और ना कोई ऐसा टैग ले सकी है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती से इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसियाँ नहीं हैं। देखें, डॉक्टर हफीज़ पाशा ने ये कहा जब ये आए और जब कोरोना से पहले, कोरोना के बाद, उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिसियाँ ये बना रहे हैं इससे लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, और वही हुआ। और अभी तक जो कुछ उन्होंने कहा था उसी तरह आ रहा है। अगर डॉक्टर हफीज़ पाशा ये चीज़ें देख रहे थे तो क्या इनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो नहीं देख रहे थे, उनको नज़र नहीं आ रही थी? मसला ये है कि वो IMF की ऐनक उतारेंगे तो उनको नज़र आएगा ना। आज भी कैबिनेट में जितने वज़ीरों ने गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की बात की और उन्होंने कहा कि ये हालात अपोजिशन को फेवर करेंगे, वो लोग हैं जो मुंतखब हो गए हैं, जिन्होंने वोट लिए हैं। ये जो लोग वोट लेके आते हैं और पब्लिक को फेस कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब की सियासत, उनका अंदाज़ बयां, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इससे इख्तलाफ नहीं हो सकता कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अवाम में घूमते फिरते रहते हैं। वो लोगों के पास जाते हैं, कभी किसी थड़े वाले के पास, किसी होटल वाले के पास, कहीं नाश्ता कर लिया, किसी किताबों वाले के पास, कहीं सलाम दुआ कर ली, तो वो लोगों को देखते रहते हैं, लोगों की मुश्किलात से आगाह रहते हैं। और उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के इजलास में ये सारी बातें की, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में की। लेकिन बदकिस्मती ये है, पॉलिसी कोई नहीं है, और फिर पॉलिसी के अलावा एक कैपेसिटी भी होती है जी नकी साहब, आप में एक कैपेसिटी होती है कि आपने अपनी सलाहियतों का बरूए कार लाना होता है, वो नहीं नजर आ रही। सलाहियतें ही एग्जिस्ट नहीं करती, सलाहितें ही मौजूद नहीं है। ये 2-2.5 साल के दौरान तो मुझे ये लगा है, आप यकीन माने कि कल आप मार्केट में गए, मुझे कई बेशुमार लोग ऐसे मिले, मेरे जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि 2 साल पहले हमें जो दवाइयाँ 1300 रुपए की मिलती थी महीने की, वो अब हमें 6-6 हज़ार रुपये की मिलती हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि महंगाई का क्या आलम है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है, इनके लिए अपोजिशन मुश्किलात नहीं पैदा कर रही, इनकी जो पॉलिसी हैं वो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और हुकूमत को इनसे बदजन कर रही हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अपोजिशन कहती है कि जनाब इनके जहन में गुजरावाला का जलसा है, और हुकूमत कहती है कि अपोजिशन जो है वो ये नहीं कर रही। तो यकीनी तौर पर आम आदमी के मसाइल अगर हल ना हुए तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए, अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए शायद अच्छा साबित ना हो। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया सजाद तरीन साहब, वरना इस पर मज़ीद गुफ्तगू जो है हम आइंदा प्रोग्राम्स में भी करते रहेंगे, आज भी हो सकती थी। नाज़रीन, एतज़ाज़ दकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए।